नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में ओबीसी मोर्चा की आज बीजेपी कार्यालय में बैठक की गई। बता दें आपको कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि बैठक में ओबीसी मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही राज्य मंत्री पिछड़ा और साथी कल्याण नरेंद्र कश्यप भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उधर देश में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंग्रेजों के अंतिम वाइसरॉय द्वारा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया सिंगोल यानी कि राजदंड अब संसद की नई बिल्डिंग में रखा जाएगा। बता दें आपको कि इलाहाबाद म्यूजियम में ये सिंगोल गोल्ड स्टिक करीब 75 साल तक रखा हुआ था। हालांकि इस सिंगोल गोल्डन स्टिक के बारे में अभी तक किसी को सही तौर पर कोई जानकारी नहीं थी। आम नागरिकों से लेकर खुद म्यूजियम के लोग भी इस सिंगोल गोल्डन स्टिक को पंडित नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर ही जानते थे। इलाहाबाद म्यूजियम को भी यही जानकारी थी कि ये पंडित नेहरू को तोहफे में मिली हुई सिंगोल गोल्डन स्टिक यानी कि सोने की छड़ी है। बता दें कि देश के आजाद होने के वक्त इस गोल्डन स्टिक को बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी ने 2 साल पहले इस बारे में इलाहाबाद म्यूजियम को जानकारी दी थी। इलाहाबाद म्यूजियम में ये सिंगोल गोल्डन स्टिक दरअसल पहली मंजिल पर बनाई गई नेहरू गैलरी के एंट्रेंस गेट पर बने शोकेस में रखी थी। इस गैलरी में पंडित नेहरू के बचपन की तस्वीरों से लेकर उनके घरों के मॉडल, ऑटोबायोग्राफी और साथ ही उपहार में मिली हुई तमाम वस्तुएं रखी गई हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर यह सिंगोल 4 नवंबर 2022 को इलाहाबाद म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम भेज दी गई थी। आपको बता दें कि नेशनल म्यूजियम में इसे इसलिए भेजा गया ताकि इसे संसद भवन की नई बिल्डिंग में स्थापित किया जा सके। यह जो है धर्मदंड जिसको जो है सिंगोल कह रहे हैं, यह हिंदुस्तान की, भारत की, ये 6वीं शताब्दी में जो चोल और चालुक्य राजवंश चला 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, वहाँ पर जो है जब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण होता था, तब जो है ये वहाँ के जो ब्राह्मण होते थे, जो पुजारी होते थे उस राज्य के, वो ये धर्मदंड राजा को देते थे कि अब आप धर्माधिकारी हैं और इस दंड को धारण करके प्रजा का कल्याण करें। पहली बात तो अंग्रेजों से लिया नहीं गया था, उन्होंने सदाशय के एक प्रतीक के रूप में भारत सरकार को सौंपा था। अब और वो सालों साल यहाँ इसी म्यूज़ियम में, जो एक देश के 4 सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, यहाँ रखा था। यहाँ मेरे जैसे सामान्य लोग और भी बहुत इतिहास के छात्र सब आते हैं, देखते हैं, उसको देख के गौरवान्वित होते हैं। उस एक स्टिक से उनको पूरा इतिहास समझ में आ जाता है। इस म्यूज़ियम की स्थापना 1931 में हुई थी और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक छोटे से कमरे में हुई थी। उसके बाद कलेक्शन बढ़ता गया और नए भवन की आवश्यकता पड़ी, तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस नए भवन का शिलान्यास हुआ। और उसके बाद उनकी जो इच्छा थी कि उनके पास जितना भी कलेक्शन है, जो उनको देश विदेश से गिफ्ट मिले हैं, वो इलाहाबाद म्यूजियम में सुरक्षित रखे जाए। तो उस समय के जो क्यूरेटर थे डॉक्टर एस सी काला जी, वो उनके यहाँ गए, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंतर्गत ये सभी उनका जो सामान है, जिन उनके गिफ्ट्स है, ये इलाहाबाद म्यूजियम में आए। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे। बता दें आपको कि पूर्व विधायक श्रीमती शारदा देवी के मालवीय नगर स्थित आवास पर उनके पति को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि अब अखिलेश यादव बढ़लगंज में रामरती हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। अखिलेश यादव बलिया जाएंगे और बलिया के डंडसरा गांव पहुंचकर स्वर्गीय हेमंत यादव को श्रद्धांजलि और परिवार को शोक संवेदना प्रकट करेंगे। राजनीति के शुरुआती दौर में अगर कोई मजबूती से जनता के सवाल
और जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम शारदा देवी और उनका परिवार हमेशा करता रहा। विधायक रहीं, परिस्थितियां बदली, विधानसभा बदली, लेकिन वो लगातार जनता की सेवा करती रहीं और उसका परिणाम ये कि आज भी जनता के बीच में वो लोकप्रिय हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगी। इलाज चल रहा है, घर परिवार के लोग देखभाल कर रहे हैं। मुझे पहले आना था, उस दिन नहीं आ पाया। आज जब मेरा कार्यक्रम हरिशंकर तिवारी जी के घर लगा है तो उस समय मैं परिवार से मिल करके वहाँ जा रहा हूँ। भैया संसद के लोकार्पण में आप नहीं जा रहे, क्या वजह? संसद नई बनने से ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हों दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को। उधर फतेहपुर में बहने वाली नौन नदी को दरअसल वास्तविक रूप देने के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्य विकास अधिकारी के साथ हवन पूजन फीता काट कर शुभारंभ किया। कानपुर बॉर्डर से लेकर जनपद में लगभग 23 किलोमीटर दूर तक 12 मीटर चौड़ाई से बहने वाली नदी 9 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है। इसके पुनर्जीवित करने के लिए 20 सरकारी विभागों ने श्रमदान मांगा गया है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नदी को वास्तविक रूप मिलने से खेतों की सिंचाई, पशु पक्षियों को पानी और जल संरक्षण में भूजल स्तर बढ़ेगा, जिससे कि नदी किनारे के नागरिकों के लिए लाभदायक होगा। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित रालोद के नेताओं का स्वागत किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक तरफ संसद का उद्घाटन होना है और दूसरी तरफ खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी मांग यही है कि बृजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर उन्होंने कहा कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, हम इसका बाइकॉट कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना एक चरित्र है और यहाँ पूरे देश के और विदेश के लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई मथुरा आए, मथुरा के किसी छोटे बड़े शहर में आए, मथुरा वृंदावन आए, तो उसके जो आस्था है मन में, दिल में, उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यहाँ कचरे के ढेर देखकर या जो बुनियादी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, जो एक ढांचा उसको मिलना चाहिए, जो साफ सफाई मिलनी चाहिए, जो उसको नहीं दिखाई देती है और वापस जाता है, वो केरल लौटता है, कर्नाटक जाता है, वेस्ट बंगाल जाता है, कहता है जी मथुरा जी हमें कुछ गंदगी दिखाई दी या अच्छा नहीं लगा, वहाँ लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो हम सबको बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो मथुरा की तस्वीर हमेशा अच्छी रहे लोगों की नज़र में, देश की नज़र में, और इतनी बड़ी श्रद्धा और आस्था सबके मन में इस स्थान के लिए है, तो हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम यहाँ और विकास करें। उधर आपको बता दें कि गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविकिशन बाराबंकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यालय पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने की अपील की। रविकिशन ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि सभी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हों। रविकिशन ने कहा है कि देश की जनता चाहती है कि सारे शुभ काम पीएम मोदी के हाथों से हों। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सांसद जी उपेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे बड़े प्रिय हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जुटे रहें। हम लोगों को 80 में से 80 सीटें जीतनी है। मेयर के चुनाव में और सभासद के नगर पंचायत में एक ऐतिहासिक जीत हुई। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्ष और पार्षद ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें कि जिले के एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस दौरान कई मंत्री और सांसद मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं शपथ लेने के बाद जनता के प्रतिनिधियों ने लोगों से के सभी वायदे पूरे करने की बात कही। आपको 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अलीगढ़, रामपुर और बुरहानपुर, साथ ही गोरखपुर, एटा, बरेली और संत कबीर नगर, साथ ही आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर यूपी के लखनऊ, कानपुर देहात, आगरा सहित कई शहरों में सुबह से हो रही बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी में लोगों को राहत की सांस मिली है। बारिश और तेज हवाएं चलने से तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में तेज हवाओं के साथ साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर देहात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब तक तेज चिलचिलाती गर्मी और धूप, सूर्यदेव की तपिश के चलते लोग गर्मी से बेहाल थे। वहीं अचानक मौसम में जो बदलाव आया है उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा लोगों ने गर्मी से राहत ली है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उधर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोइंग प्रतियोगिता की मेजबानी के साथ गोरखपुर पूरी तरह से तैयार है। देश के कई राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए 250 से अधिक खिलाड़ी रामगढ़ताल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और आज सुबह से ही नाव सवार युवा खिलाड़ी अपने चप्पुओं से ताल पर अपनी जल क्रीड़ा कौशल का धमाल मचा रहे हैं। गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमी इस रोमांचक नजारे का 31 मई तक आनंद उठा सकेंगे। खेलो इंडिया इंटरवर्सिटी गेम्स 2022 की नौकायन प्रतियोगिता जो कि खेलो इंडिया इंटरवर्सिटी में पहली बार शामिल हुई है, उसके आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ है हमारे रामगढ़ ताल को, जो गोरखपुर में एक अद्वितीय वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है। ऐसा खेल सेंटर भारत में कहीं भी आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जो खिलाड़ी हिंदुस्तान भर के आए हैं उनका ये मत है। दूसरी बात बताइए कि ये गेम आज सुबह से 27 मई से ही प्रारंभ हुए हैं और 31 मई तक चलेंगे। 27 मई की सुबह ठीक 7:15 बजे पहला इवेंट हमारा सिंगल स्कल मेंस का शुरू हुआ। आपकी जानकारी बता दें कि हमारी ये शुरू के 2 दिन हीट्स के हैं, रैपिड चार्ज के हैं और तीसरे दिन इस 2000 किलोमीटर का फाइनल होगा। उधर गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक प्रसिद्ध भजन गायिका शिवरंजनी तिवारी कलश यात्रा निकाली और वहीं प्रतापगढ़ पहुंचने पर कलश यात्रा का जिला अध्यक्ष वंदना उपाध्याय ने भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण है। यूट्यूब सेलिब्रिटी मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, राधा ने मारे मिस कॉल, कान्हा बोले हेलो हेलो, कभी तो मेरे घर आना, मेरी शारदा भवानी, तमाम सभी भजनों के हिट सिंगर। हमारी जो ये गंगा कलश यात्रा है ये गंगोत्री धाम से श्री बागेश्वर धाम तक है और आज हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ तक का सफर हम तय कर चुके हैं और इसका जो उद्देश्य है वो है नारी सशक्तिकरण। मैं देश, समाज, राष्ट्र को ये बताना चाहती हूँ कि आज के युग में नारियां किसी भी कार्य में उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस्ती में चिकन पॉक्स के चलते एक साथ 40 लोग बीमार पड़ गए। दरअसल जब ये बीमारी फैल रही थी तब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब चिकन पॉक्स पूरे गांव में फैल चुका है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मामले में सीएमओ ने बताया है कि गाँव में टीम भेजी जा चुकी है और लोगों को इस बीमारी को लेकर सचेत करने का काम जारी है। इसमें MOIC ने उसको डायग्नोज किया है चिकन पॉक्स से और जो NM आशा है उनको सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए भिजवा दिया गया है और अभी सुपरवाइजर्स और डॉक्टर्स की टीम भी जाएगी। और चूँकि चिकन पॉक्स ऐसा बहुत इन्फॉर्मेटिव या लीगल बीमारी नहीं है और सेल्फ क्यूरेटिव होती है, फिर भी एहतियात के तौर पे वहाँ पे टीम भिजवाई गई है।
और भी टीम भिजवाई जाएगी, दवा वितरण करा दिया जाएगा। सर गांव में लगभग 40 से अधिक लोग हो गए हैं। हाँ, तो चिकन पॉक्स में चूँकि ऐसा है, चिकन पॉक्स में मोर्टेलिटी वगैरह कहना चाहिए कि मृत्यु या ऐसी कोई संभावना नहीं रहती है। सेल्फ रिकवरी वाले केसेस होते हैं। इसमें जो एडल्ट्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानी होती है, बाकी ऐसा कोई दूसरी बीमारियों जैसा नहीं है। फिर भी वहाँ टीम गई है, वहाँ दवा वितरण करा दिया गया है। MOIC ने उसको डायग्नोज किया है केस उनको इशू। कुछ लोग जो है CSC में भी आए थे, तो उनको एश्योर कर दिया गया है, दवा भी दे दी गई है और भी कार्रवाई की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकरों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को हटाने का काम जारी है। दरअसल अलीगढ़ में योगी सरकार के आदेश के बावजूद कुछ मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान अभी भी जारी है, जिस पर कि पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ जगह प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सरकार के नियमों को पूरा किया जाए और मस्जिदों से जितना जल्दी हो उतना जल्दी लाउड स्पीकर को हटाया जाए। ने इतनी अति कर रखी है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो जिद है, जो इनकी जदो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या? मेरा कहना यही है, आदरणीय सम्मानीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया है, प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। राजनीति में हर एक वोट सहेजना और साथ ही हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना भाजपा के चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके बल पर विपक्ष के गढ़ को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। भाजपा 2024 की चुनौती साधने के लिए फिर सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। रणनीति में हर एक वोट को सहेजना और हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसके बल पर विपक्ष के गढ़ तक को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। बीजेपी 2024 की चुनौती साधने के लिए फिर सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। उम्मीदों के सबसे बड़े केंद्र यूपी में रणनीति को जमीन पर और आक्रामक बनाने के लिए पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांट दिया है। बीजेपी स्पेशल 21 के जरिए पार्टी चुनावी जमीन को और उपजाऊ बनाने में जुट चुकी है। यूपी में इस समय 80 में 66 सीटों पर काबिज बीजेपी ने 2024 के लिए क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। इसलिए हर सीट की मजबूती कमजोरी का जमीनी आकलन करने में बीजेपी जुटी हुई है। हारी सीटों के अलावा नजदीकी मुकाबले में जीती सीटों पर बीजेपी खास तौर पर मेहनत कर रही है। बीजेपी बेहतर करने के साथ अपेक्षाओं उपेक्षाओं को समझने के लिए पार्टी ने हर 2 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार या राष्ट्रीय संगठन से एक चेहरा उतारने का फैसला किया है। प्रदेश और स्थानीय स्तर से समन्वय के लिए भी लोग इसके साथ लगाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी योजनाओं पे काम कर रही है। हमने 4 लोकसभा सीटों के क्लस्टर बनाए हैं। तमाम हमारे केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें जो है भाग लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बूथ लेवल तक जनसंपर्क करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के किए हुए गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के बताएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बीजेपी यूपी का पूरा संगठन और 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस काम को लेकर लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने हर लोकसभा क्लस्टर में 3 सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें पहला सदस्य केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों की सरकार में मंत्री, पूर्व सीएम या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसे कद का नेता है। दूसरे सदस्य के रूप में राष्ट्रीय संगठन या मोर्चे के मौजूदा या पूर्व पदाधिकारी, दूसरे प्रदेशों में अहम पद पर शुमार या संसद विधायक
आदि को शामिल किया गया है। तीसरे सदस्य के तौर पर पूर्व जिलाध्यक्ष, स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी रहे चेहरे को जगह दी गई है। क्लस्टर का काम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के समन्वय और कार्यक्रमों का समायोजन करने का होगा। यूपी में 7 केंद्रीय मंत्रियों आर.के. सिंह, अश्विनी वैष्णव, मीनाक्षी लेखी, नरेंद्र सिंह तोमर, एसपी सिंह बघेल, अन्नपूर्णा देवी और जितेंद्र सिंह को लगाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रघुवर दास को भी एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। क्लस्टर का हिस्सा बनाए गए एक पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही योजनाओं के अनुसार लोकसभा क्षेत्रवार संपर्क और कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 30 मई से 30 जून तक पार्टी का महाजन संपर्क अभियान चलेगा। पहले चरण में क्लस्टर के सदस्य इस अभियान के जमीनी अमल को बेहतर बनाने में जुटेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए संभावनाओं को और बेहतर बनाने के लिए भी पदाधिकारी पसीना बहाएंगे। फोकस उन बूथों पर होगा जहां पिछली बार बीजेपी के पक्ष में कम वोट पड़े थे। उन हिस्सों को भी चिन्हित किया जाएगा जहां मतदाताओं में स्थानीय मुद्दों या किसी अन्य कारण से नाराजगी का खतरा है। दोनों ही आशंकाओं को संपर्क और संवाद से दूर करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी का पूरा लक्ष्य हर सीट पर ऐसा नया वोट बैंक तैयार करने का है जो उन वोटों की भरपाई कर सके जिनके किसी वजह से सीट खिसकने की आशंका है। इससे परिणाम को माकूल बनाना आसान होगा, लेकिन बीजेपी की तैयारी के आगे विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। 9 साल हो गए केंद्र में भाजपा सरकार को। जितने भी वादे किए थे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों को लेकर, कृषि को लेकर, सामाजिक सद्भाव और न्याय को लेकर, और उसके साथ साथ जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, उन सब को लेकर हमने 9 साल में 9 सवाल पूछे हैं। उन सब पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से विफल साबित हुई है। अब ऐसे में जब सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रवाद और भ्रष्टाचार को लेकर थी, तो ऐसे में मंत्रियों की जिम्मेदारी से क्लस्टर बनाने से क्या फायदा होगा। चलिए बीजेपी के स्पेशल 21 लोगों के नाम भी आपको बताते हैं जिन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। आर.के. सिंह, जालौन, झांसी, अकबरपुर, कानपुर। मीनाक्षी लेखी, फिरोजाबाद, आगरा, फतेहपुर, एटा। मोहन यादव, गोंडा, कैसरगंज, सीतापुर, बहराइच। मनोज तिवारी, लखनऊ, बाराबंकी, मोहनलालगंज। राधा मोहन सिंह, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। रघुवर दास, डुमरियागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। रमेश पोखरियाल, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर। विश्वास नारंग, खीरी, मिश्रिख, धौरहरा, हरदोई। शाहनवाज हुसैन, अमेठी, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद। इकबाल सिंह, लालपुरा, आंवला, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर। तेजस्वी सूर्या, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ। सुरेश कश्यप, फर्रुखाबाद, कनौज, इटावा। एसपी सिंह बघेल, भदोई, मछली शहर, वाराणसी, चंदौली। धन सिंह रावत, संत कबीर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर, फैजाबाद। रेखा वर्मा, रामपुर, पीलीभीत। नितिन पटेल, मुजफ्फरनगर, कैराना। त्रिवेंद्र सिंह रावत, बांसगांव, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सलेमपुर। अश्विनी वैष्णव, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर। जितेंद्र सिंह, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, अमरोहा। नरेंद्र सिंह तोमर, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज। अन्नपूर्णा देवी, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी। लेकिन बीजेपी की 2024 के महासमर को लेकर तैयारी समूचे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी 2024 को लेकर तैयारी कर रही है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी 2024 में 80 में से 80 सीटें जीतने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग की बैठक में सीएम धामी मौजूद हैं और सीएम धामी ने उन्होंने बैठक में राज्य में साल भर में आने वाली करीब 7 करोड़ अस्थायी आबादी के लिए सुविधाएं जुटाने का मुद्दा उठाने के संकेत दिए। उधर 2 दिनों से बर्फबारी के चलते रोकी गई हेमकुंड साहिब यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। बता दें कि 1500 यात्रियों को घांगरिया से हेमकुंड साहिब भेजा गया है। बता दें कि बर्फबारी से हेमकुंड साहिब का रास्ता अटलाकोटी से आगे 3 किलोमीटर तक अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद बर्फबारी हटाकर रास्ता सुचारू रूप से खोल दिया गया है। वहीं हरिद्वार में आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक होगी। आपको बता दें कि ये बैठक 2 सत्रों में समाप्त होगी, जिसमें कि साध्वी मातृशक्ति परिषद और साथ ही साथ युवा साधु संतों के 2 सत्र का आयोजन होगा। वहीं इस बैठक में परिवार प्रबंधन और साथ ही लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल बैठक में सीएम धामी शामिल हुए और लैंड जिहाद और साथ ही समान नागरिक संहिता को लेकर भी बात की। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।